Adda platform. Let me introduce myself first. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC NET with 99.29 percentile in commerce. आज का आपका सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैराथन चलने वाली है आपकी पेपर 1 की। तो पेपर 1 की फाइनल मैराथन जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन आपके लिए होने वाली है। आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ कि आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन। आप लोगों को बताना है एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन कौन सा इनमें से। पहली बात, मैम ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट होता क्या है? मेटा कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन के बारे में ही कम्युनिकेशन, ठीक है। किस तरीके से? इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन, एक होता है इम्प्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन। देखिए एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहां पर आपने जो कम्युनिकेट किया है, आपने जो चीज बोली है, आप उसको क्लेरिफाई कर रहे हो। आप उसको क्या कर रहे हो? क्लेरिफाई कर रहे हो। एक एग्जाम्पल समझिए, मैंने अभी एक जोक क्रैक किया, मैंने एक जोक बोला और उसके बाद मैंने बोला अरे आई एम जस्ट किडिंग। तो मैंने उसको क्लेरिफाई करा कि कोई भी दिल पे मत लेना, ये एक जोक था, ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया? मैंने उसको क्लेरिफाई करा कि इट आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। जोक बोलने के बाद मैंने बोला आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। तो मैंने वो चीज क्लेरिफाई करी। तो वो होता है एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन, जब आप अपने कम्युनिकेशन को क्या करते हो? क्लेरिफाई करते हो। वही इम्प्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? इम्प्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन के अंदर आप लोग नॉन जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो यूज करते हैं। कैसे मैम? देखिए इसके अंदर आप क्लेरिफाई नहीं देते हो ना, आपको बोलना नहीं है इसके अंदर। इम्प्लिसिट के अंदर आप बोलते नहीं है, क्लेरिफाई नहीं करते। तो किस तरीके से? बचपन में सबके साथ ऐसा होता है, जब आपके पेरेंट्स आपको, आपकी मम्मी आपको किसी के यहाँ लेकर जाती है, एज अ गेस्ट आप किसी के घर जाते हैं, ठीक है। एज अ गेस्ट जब आप किसी के घर जाते हैं और वहां पे क्या होता है, सामने आपके बिस्किट नमकीन की प्लेट रख दी जाती है और आपका पूरा मन होता है कि वहां से उठा ले, लेकिन आपकी मम्मी क्या करती है? आंखों से इशारा कर देती है, आपको आंख दिखा देती है कि बेटा उठाना नहीं है इस प्लेट में से बिल्कुल। ये मोस्टली सबके साथ होता है कि बिल्कुल अगर आंटी देंगी ना, जब भी मना कर देना है आपको, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि जब आंटी देंगी तब भी आपको मना करना। अब उनके सामने तो वो बोल नहीं सकती कि नहीं लेना है, ठीक है, उनके सामने तो वो नहीं बोलेंगी, गेस्ट के सामने तो। लेकिन वो क्या करेंगी? वो आंख आंख दिखाने लगेंगी आपको, या आंखों के थ्रू आप कहेंगे कि नहीं लेना है, ठीक है। तो ये होता है इम्प्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन, यानी नॉन फॉर्मल, चाहे तो अपनी आंखों से इशारा करके, हाथों से इशारा करके, बॉडी लैंग्वेज से जो है वो अगर आपको बताती है किसी भी तरीके का, आपको कम्युनिकेट करती है, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट। अब बहुत इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर लगाने का। सबसे पहला है साइलेंट रिमूव्स, अवॉइडेंस ऑफ आई कांटेक्ट, अपोलोजाइज, एक्सक्यूजेस और एक्सप्लेनेशंस। देखिए साइलेंट रिमूव्स ये तो नहीं होगा ना मैम, ये तो इम्प्लिसिट अभी बताया आपने कि चुपचाप, मतलब बिना कुछ बोले ऐसे इशारे करना, बातें करना, तो वो साइलेंट रिमूव्स तो इम्प्लिसिट होता है। आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट भी हम लोग इम्प्लिसिट के अंदर करते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट का सिंपल सा मतलब है जो आप बोल सकते हो, बोल के अपनी चीज को क्लेरिफाई कर सकते हो। पर इम्प्लिसिट में क्या होता है? बिना बोले आप इशारों से अगर कोई कम्युनिकेशन करते हो, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट। तो आई कांटेक्ट किसके अंदर होता है? इम्प्लिसिट। अभी मैंने बोला ना, आंख से मना कर देते हैं आपको, आंखों के आंखों इशारों में कर देते हैं कि आपको प्लेट से उठाना नहीं है बिस्किट, ठीक है। सो ये हो गया आपका गलत। फिर होता है अपोलोजाइज। देखिए सॉरी तो आप हाथ जोड़ के, मुंह से बोल के ही माफी मांगेंगे, तो अपोलोजाइज इसका एग्जाम्पल है। एक्सक्यूज, कोई बहाना बनाओगे तो क्या इशारों से बहाना बनाओगे? बहाना तो आपको बताना पड़ेगा ना, रीजन कि मेरे पेट में दर्द है इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा, तो आपको एक्सक्यूज बताना पड़ेगा कि मेरे पेट में दर्द है। एक्सप्लेनेशन, ये तो बोल के एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी बात को। भाई अगर आपने कुछ बोला है, आप अपनी बात को बिना बोले कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसीलिए सी डी ई जो है रहेगा आपका एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन। कभी भी यहाँ से क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट के बारे में क्लियर रखिए। एक्सप्लिसिट जहां बोलकर हम कन्वर्सेशन को, कम्युनिकेशन को क्लेरिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट है जहां बिना बोले नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज करके, चाहे वो हाथों से इशारा करना, चाहे बॉडी लैंग्वेज से, चाहे आंखों से, ठीक है, साइलेंटली जो चीज हम करते हैं वो इम्प्लिसिट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द कॉलम क्वेश्चन है ये, और ये वाटर कैटेगरी का पीएच लेवल आपको यहाँ पर बताना है। नॉर्मल वाटर, रेन वाटर, एसिड रेन वाटर और ओशियन वाटर। चलिए
सबसे पहले जो 7 वाली बात आती है ना, ये नॉर्मल वाटर के लिए होती है, न्यूट्रल, ना ही तो एसिडिक ना ही बेसिक, ना ही एसिड ना ही बेसिक, ठीक है। तो नॉर्मल वाटर जो होता है वो न्यूट्रल में आता है 7 पे, और 7 ही इसका नंबर होता है बेटा। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर आप 7 के बाद जाते हो तो वो बेस में आ जाता है, 7 के बाद वाला नंबर बेस में आ जाता है, 7 के पहले वाला नंबर आएगा वो एसिड में आ जाता है, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक में, याद रखिएगा। 7 बीच का नंबर होता है, अगर 7 से कम जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक। 7 के बाद जाते हैं 8 9 10, वो आपका बेस हो जाता है। तो अब बात करते हैं रेन वाटर। देखिए रेन वाटर क्या होता है, जो बारिश का पानी होता है ना वो कम एसिडिक होता है, इतना ज्यादा नहीं, स्लाइटली एक नंबर का बस डिफरेंस होता है। तो अभी मैंने आपको बोला कि 7 जो है वो न्यूट्रल है, और रेन वाटर क्या होता है, एसिडिक होता है पर बहुत ही कम होता है, एक पॉइंट कम कर दो बस। तो 7 के बाद क्या आता है, 6। तो 5 और 6 वाला जो नंबर होता है वो रेन वाटर का, बिकॉज ऑफ द स्लाइटली एसिडिक होता है वो। और फिर आता है आपका एसिड रेन वाटर, अपने आप ही में नाम बता दिया कि एसिड रेन वाटर है। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 5 के बाद नंबर जो आएगा 4 3 2 1, वो ज्यादा एसिडिक होते चले जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपसे 5 से बिलो। फिर ओशन वाटर क्या होता है, देखिए ओशन वाटर बेसिक में आता है, इसीलिए ये 7 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 7। सो ए का थर्ड, बी का सॉरी, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखा देती हूँ, उससे आप लोगों को नोट्स बनाने में इजी रहेगा, या फिर आप नोट डाउन कर सकते हो। देखिए ये बहुत ही अच्छा पीएच लेवल है, यहाँ पर देखो आप, बीच में क्या दिया हुआ है, न्यूट्रल, जो कि आपका नॉर्मल वाटर होता है, टैप वाटर, कॉफ, ठीक है, मिल्क हो गया आपका, ये आ जाता है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर आपका 8 9 10 11 12 13 14, 7 के बाद वाले बेसिक आ जाते हैं, जिसमें आपका सोडा, सॉफ्ट सोप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, ओशन वाटर, ठीक है। फिर 7 से कम, स्लाइटली अगर हम कम जाए ना बेटा, 6 और 5, तो ये रेन वाटर, बारिश का पानी, बहुत ही स्लाइटली। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉफी हो गया, ठीक है ना, आपके कोल्ड बेवरेजेस हो गए, बियर हो गए, तो ये 5 to 6 में आते, इतने ज्यादा ये एसिडिक नहीं होते हैं, पर कम होता है, बहुत ही स्लाइटली, जैसे रेन वाटर। अब अगर आप 5 से नीचे जाओगे, 4 3 2 1 0, ये इतने एसिडिक होते हैं, जैसे कि मैंने बोला एसिड रेन वाटर, लेमन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत, वाइन, ये चीजें जो होती है बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, क्योंकि 5 से कम नंबर है। आप चाहें तो इस चार्ट से एकदम क्लेरिफाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा चार्ट है। नेक्स्ट आपका आईसीटी का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, जिसमें आपके इंटरनेट टर्म्स दिए हुए हैं और आपको मैच करना है, HTTP, URL, मैक एड्रेस और आपका IP एड्रेस। बहुत इजी है, अगर आप कोई एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ लेते हैं तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको यूआरएल के बारे में पता होगा तो आपके 2 ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। यूआरएल आपको तो खुद सबको पता होगा, जो आप एड्रेस बार में टाइप करते हो वो आपका यूआरएल होता है। आपने पढ़ा होगा www डॉट और बहुत सारा नंबर्स में लिखे होते हैं, वो साइट का जो यूआरएल होता है। अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे होते तो आपके चैनल का वो यूआरएल जो होता है, ठीक है, जो एड्रेस बार में आप टाइप करते हो, तो बी का फोर्थ हो जाता है, तो 2 ऑप्शन ऑटोमेटिकली कम हो गए आपके, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। सी का फर्स्ट ऑलरेडी लगा रखा है यहाँ पर, देखो इससे भी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। मैक एड्रेस, देखिए मैक एड्रेस क्या होता है, आपका एक यूनिक एड्रेस होता है 12 डिजिट नंबर का, 12 डिजिट नंबर का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जो कि आपको एक नेटवर्क को दिया जाता है। लेकिन ये जो प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करते हैं, इट इज प्रोवाइड बाय द मैन्युफैक्चरर, इसे सी का फर्स्ट हो गया। उसके बाद है आपका आईपी एड्रेस और एचटीटीपी। तो एचटीटीपी किसी क्या होता है, प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपने पढ़ा होगा। तो प्रोटोकॉल वाला वर्ड कहीं भी ढूंढ लीजिए, देखिए सेकंड ऑप्शन में प्रोटोकॉल दिया हुआ है, तो ए का आप सेकंड लगा दीजिए, बस आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। एचटीटीपी वो होता है जो मेन प्रोटोकॉल, जब आप कोई भी इंटरनेट यूज करके ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होता है, तो वही प्रोटोकॉल जो है वो उसको गवर्न करता है, ठीक है। फिर बचा आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस जो है वो नेटवर्क को दिया जाता है, एन एड्रेस गिवन टू डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। लेकिन ये कौन प्रोवाइड करता है, नेटवर्क, इट इज प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क। लेकिन मैक एड्रेस कौन, इट इज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। डिफरेंस याद रखिएगा, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आईसीटी से है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वर टॉट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नवदीप इन द एशियंट इंडिया। बताइए, नवदीप जो यूनिवर्सिटीज थी आपकी एशियन इंडिया में, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। आर्कियोलॉजी, फिजिक्स, लॉजिक, लिटरेचर और तंत्र।
बताइए, आर्कियोलॉजी, फिजिक्स। देखिए, नवदीप के अंदर आपका लॉजिक, लिटरेचर और तंत्र। तंत्र इसका बहुत कॉमन वर्ड था, तंत्र और लॉजिक, ये तो सबको याद होना चाहिए। नवदीप में लॉजिक और तंत्र, बट लिटरेचर भी है इसके अंदर। तो लॉजिक, लिटरेचर और तंत्र जो सब्जेक्ट थे वो नवदीप में पढ़ाए जाते थे। सी डी ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सी डी ई यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन लॉजिक से है, हेता भवास से। हेता भवास से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। According to the classical Indian school of logic, which of the followings are the name of the fallacies involving the contradiction of the middle term by the another middle term? कोई भी हमारे पास प्रीमाइसेस होता है, उसका जो मिडल टर्म होता है, ठीक है, जो हमारे मिडल टर्म होगा बेटा, तो वो एक मिडल टर्म दूसरे मिडल टर्म को काट रहा होता है। यानी अगर एक बोल रहा है यस तो एक बोल रहा है नो, ये बात समझिए। तो ऐसा कौन सा होता है? स्वरूप सिद्ध, बाधिता, व्याप्त सिद्ध या फिर विरुद्ध? बताइए। एक मिडल टर्म दूसरे मिडल टर्म के अगेंस्ट होता है, यानी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर एक ट्रू है तो एक फॉल्स है। देखिए, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, डी। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज कर देते हैं, ये डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, विरुद्ध। विरुद्ध कैसे होगा, इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। इसमें बोला मैंने, ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको विरुद्ध कभी जिंदगी में आप गलत नहीं करोगे। मैं पढ़ के बता दूंगी, अगर हैंड राइटिंग समझ नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा है, एयर इज हैवी, एयर इज हैवी बिकॉज इट इज एम्प्टी, बिकॉज इट इज एम्प्टी। तो आप मिडिल टर्म बताइए यहाँ पे क्या होगा। मिडिल टर्म एक है आपका हैवी, एक है आपका एम्प्टी। ठीक है ना, एक तो सेंटेंस में सबसे लास्ट वाला हो गया, और एक बिकॉज लगने के बाद इट इज एम्प्टी, तो दो मिडिल टर्म हो गए आपके इसके। एयर इज हैवी बिकॉज इट इज एम्प्टी। एक तरफ तो कह रहे हैं हवा भरी हुई है, भारी है, एक तरफ कह रहे हैं खाली है। एकदम उल्टा वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक तरफ इन्होंने बोला हैवी है, एक तरफ कह रहे एम्प्टी है। मतलब एक तरफ भरा हुआ भी बता रहे हैं, एक तरफ खाली भी बता रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं भाई, इसीलिए इसको बोलते हैं विरुद्ध। जब एक मिडिल टर्म दूसरे मिडिल टर्म का कॉन्ट्रडिक्शन होता है। भाई एक चीज हैवी, अभी मैंने बोला बलून भरा हुआ है, अब मैं कह रही हूँ बलून खाली है, तो ये किस तरीके का हुआ? विरुद्ध हुआ ना। एक तरफ तो मैंने बोला भरा हुआ है, एक तरफ मैं बोल रही हूँ खाली है, उल्टा काट रहे हैं। ठीक है, जैसे एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, इसीलिए इसको बोलते हैं विरुद्ध। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीडीई का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स? कौन सी जो है गैस वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर आती है? नाइट्रोस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और आपका डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्राइजन पेंटॉक्साइड। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स के सारी गैसेस कौन कौन सी आती हैं? दूसरा, इसका क्वालिटी पैरामीटर जरूर याद करिएगा कि 100 to 200 जो है वो वर्स्ट के अंदर आती है, बैड के अंदर आती है, गुड के अंदर आती है, वो जरूर याद करिएगा इंडेक्स। तो बताइए कौन सी एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सी गैसेस यहाँ पर इंक्लूड होगी इनमें से? इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर आती है। साथ ही साथ इसके अंदर आपका पीएम 2.5, पर्टिकुलर मैटर 2.5 भी आता है, पर्टिकुलर मैटर 10 भी आता है, ओजोन भी आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है। सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आईसीटी का क्वेश्चन है फिर से, जिसमें आपको हार्ड डिस्क के बारे में बताना है। बताइए, इट हैज नो मूविंग पार्ट्स, इट इज नॉन वोलेटाइल, इट यूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू स्टोर डेटा। एचडीडी और एसडीडी का डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टिक लगा लीजिए। एचडीडी और एसडीडी अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। एचडीडी वर्सेस एसडीडी, एसएसडी, इससे क्वेश्चन 110% बनने की चांसेस है।
एचडीडी आपको पता है ना, सीडी टाइप की हार्ड डिस्क टाइप सीडीज जो होती हैं उसके बारे में। पहला सेंटेंस बोला है इट हैज नो मूविंग पार्ट्स, ये तो गलत हो गया। सीडी घूमती नहीं है क्या, इसके मूविंग पार्ट्स नहीं होते, घूमती है ना ये तो मूविंग पार्ट्स नहीं है, ये तो गलत हो गया। फिर बोला क्या है, इट इज नॉन वॉलेटाइल, ये बिल्कुल करेक्ट बोला गया है। ये नॉन वॉलेटाइल इसलिए होता है कि अगर आपका पावर स्विच ऑफ हो भी जाता है, आपका लैपटॉप बंद भी पड़ जाता है, तब भी आपका डेटा जो है वो खोएगा नहीं, लॉस्ट नहीं होगा, डेटा आपके लैपटॉप में ही रहने वाला है। थर्ड बोला गया इट यूजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू स्टोर डाटा, बिल्कुल, ये प्लेटर जो होता है ना, स्पिनिंग डिस्क जो घूमती है प्लेटर, उसके अंदर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ही यूज करता है स्टोर करने के लिए डेटा को। तो आपका बी और सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एसडीडी और, देखिए एचडीडी पहले स्टोरेज बहुत ज्यादा होती थी। अब एसएसडी जैसे आपके पेन ड्राइव्स वगैरह, ठीक है, जैसे आपके पेन ड्राइव्स वगैरह होते हैं वो आपके एसडीडीज के अंदर है। तो आप ये देखिए ना, पहले एचडीडी सीढ़ियाँ आती थी, कितनी बड़ी बड़ी जीबी एमबी वगैरह की आया करती थी, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते थे। लेकिन अब एसएसडीज में इतना ज्यादा स्टोरेज आपको नहीं मिलता। नंबर टू, ठीक है, जो लेकिन अब एचडीडी क्या हो गया, एचडीडी के मूविंग पार्ट्स होते हैं पर एसएसडी के मूविंग पार्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते। एसएसडी महंगा है एचडीडी से, भाई अगर अच्छी क्वालिटी की चीज होगी तो वो महंगा ही मिलेगा आपको, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाई एक्सपेंसिव तो होगी ना एसएसडी, पेन ड्राइव ज्यादा एक्सपेंसिव है, सीडी तो खरीद लोगे आप जाके, कहीं से भी मिल जाएगी सस्ते में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी फास्ट एक्सेस कौन कर सकता है, आप बताओ। भाई एसएसडी ही तो ज्यादा फास्ट कर सकता है एक्सेस, क्योंकि ज्यादा पेन ड्राइव ही तो ज्यादा फास्ट चलेगी आपकी सीडीज से। लेकिन स्टोरेज में फायदा क्या है, देखो एचडीडी का एसएसडी से अगर कंपैरिजन करें तो एचडीडी का एक तो मूविंग पार्ट्स होते हैं, पहली नंबर वन चीज। दूसरा, इसके अंदर कैपेसिटी लार्जर होती है, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टोर कर सकते हो, बस इतना है इसका फायदा। लेकिन एसएसडी ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो अभी नई की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। दूसरी चीज, उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होती हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर ये एक्सपेंसिव तो है पर लेकिन फास्टर है एचडीडी से, ठीक है। तो इनका डिफरेंस जो है वो आप पूरे ढंग से पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी 1902 देयर वर द इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये आपका हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। तो आप बताइए 1902 में इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे थे, रुड़की, मद्रास, कानपुर, सिरपुर, बंगाल और पूना, बताइए। देखिए, रुड़की में है आईआईटी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, बिल्कुल है। मद्रास के अंदर आईआईटी मद्रास है, ठीक है, ये भी है। पूना में भी है और बंगाल में भी है। सिर्फ एक जगह पे नहीं है, वो कानपुर में है, ठीक है। 1902, अभी आईआईटी कानपुर वाला बात मत करिए, ये अभी की बात है, 1902 की बात कर रहे हैं। तो 1902 में रुड़की, मद्रास, सिरपुर और पूना, यहाँ पर ही आपके इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग कॉलेज थे, यानी डी ए बी डी। उस टाइम पे कानपुर वाला नहीं था, ठीक है बेटा। डेट पढ़ लीजिए, 1902 की बात करी गई है। व्हेन अ वाटर बॉडी इज डेफिशिएंट, ये फिर से आपका पीडी का क्वेश्चन है ये तो। व्हेन अ वाटर बॉडी इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स इट इज नोन एज, इसमें ये बोला गया है, आपने वो पढ़ा होगा प्रोसेस, जहां पे नाइट्रोजन और फास्फोरस अगर पानी के अंदर ज्यादा हो जाते, पानी के अंदर अगर आपकी नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से एल्गाई बनना शुरू हो जाता है। एल्गाई का मतलब काई जमना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ जो फिश वहां रह रही हैं, जो वहां पे जीव रह रहे हैं पानी वाले, उनको वहां पे ऑक्सीजन डिप्लेशन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा होता है। तो यही बोला गया है, इसमें तीन टाइप से जो है वो डिवाइन किया गया है कि वाटर बॉडी में अगर डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात कर रहे हैं, अगर ये कम है आपका, ठीक है, अगर ये चीजें अगर आपकी कम है तो उसको क्या बोलते हैं, बताइए। ठीक है, फास्फोरस और नाइट्रोजन जो है वो कितना है पानी में, देखिए अगर कम की बात हो रही है ना, तो सबसे कम है ओलियोट्रोपिक,
ओलिगोट्रोफिक में क्या होता है? ओलिगोट्रोफिक में सबसे साफ पानी मिलेगा आपको, ना ही कोई एल्गाई होगा, ऑक्सीजन भी पूरा रहेगा, और जो आपकी मैरीन लाइफ है वहां पे जो भी जीव है, जो भी, वो सुरक्षित है। तो ओलिगोट्रोफिक में क्या होता है, आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस बहुत कम होता है, साफ पानी मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं मीसो, तो मीसो के अंदर क्या होता है, 50-50 रहता है, ठीक है। और यूट्रोफिक में क्या होता है, यूट्रो में बहुत ही ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस हो जाता है, बहुत ही गंदा पानी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा एल्गाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ओलिगोट्रोफिक में क्या हो रहा है, यहाँ पे लो साफ पानी मिलेगा आपको, फॉस्फोरस वगैरह नाइट्रोजन बहुत कम रहेगा यहाँ पे। मीसोट्रोफिक में क्या होता है, बैलेंस में चलते हैं। और यूट्रोफिक में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जिसमें यूट्रोफिक में क्या होता है, बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, आपकी जो जीव होते हैं, पानी बहुत गंदा हो जाता है, और आपकी जो मछलियां हैं उनकी जान को बहुत खतरा हो जाता है, ऑक्सीजन डिप्लीशन बहुत ज्यादा होता है आपके यूट्रोफिक में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू कॉलेज ऑफ कैलकाटा वाज लेटर रीनेम्ड एज, जो हिंदू कॉलेज था कैलकाटा का, उसको बाद में क्या नाम दिया गया था, सुरेंद्रनाथ कॉलेज, राम मोहन रॉय कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज, और प्रेसिडेंसी कॉलेज, बताइए। तो इसको बोला गया था प्रेसिडेंसी कॉलेज, 1817, याद रखिएगा, 1817, 1817 में प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम उसको दिया गया था, ठीक है। तो जो हिंदू कॉलेज था कैलकाटा में, उसको बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया था, और उसको बोला जाता था फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फैलेसी से है, no one has been ever able to prove that glaciers in the Arctic regions are melting because of global warming. Therefore, glaciers in the Arctic region must be melting on their own. Which fallacy is committed in the above statement? Fallacy of accident, slippery slope, hasty generalization, and appeal to ignorance. ये क्वेश्चन यहाँ से तो पक्का ही आएगा। देखिए, हेस्टी जनरलाइजेशन जब होता है, जब आपने जल्दबाजी में बिना कोई प्रूफ किए, बिना कोई सर्च किए, बिना कोई एविडेंस के आपने कुछ भी बता दिया, जल्दबाजी वाला काम होता है हेस्टी जनरलाइजेशन, ठीक है। तो हेस्टी तो ये तो नहीं होगा आपका, हेस्टी जनरलाइजेशन तो नहीं होगा, ठीक है। स्लीपरी स्लोप क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बोल लेना, बढ़ा चढ़ा के कहीं की चीज कहीं पे लेकर जा रहे हैं आप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बताइए, अपील टू इग्नोरेंस, सबसे इजी था ये क्वेश्चन। इसको बस ये याद रखिएगा कि जब कोई चीज कोई प्रूफ नहीं कर पाता ना, इसने क्या बोला है कि जब अभी तक कोई प्रूफ ये कर नहीं पाया है कि जो ग्लेशियर है वो इसलिए पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में, क्या कोई प्रूफ कर पाया है? नहीं प्रूफ कर पाया ना, तो ग्लेशियर जो है वो अपने आप पिघल रहे हैं, इसमें ग्लोबल वार्मिंग का कोई मतलब हाथ नहीं है। अब एक बात बताइए, जैसे कह दिया ना कि हम लोग अभी भगवान भगवान में, जैसे हम लोग कहते हैं कि भगवान को मानते नहीं मानते बहुत लोग हैं, तो ये कहते हैं तुमने प्रूफ किया है भगवान है, आपने प्रूफ किया, प्रूफ करके दिखाओ भगवान है, नहीं प्रूफ कर पाए तो नहीं है भगवान, मतलब इस तरीके से। जो चीज आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो आप कहोगे नहीं आप प्रूफ नहीं कर पाए ना ये चीज, तो ये चीज सही है, इसे बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस। जैसे आप लोग बोलते हो ना, कोई कहता है कि आप प्रूफ कर पाए हो कि भगवान है कि नहीं है, नहीं प्रूफ कर पाए ना भगवान है, तो फिर इसका मतलब भगवान नहीं है, आप समझ रहे हो। जो चीज आप प्रूफ नहीं कर पा रहे वो चीज उसके लिए क्या है, नहीं है, तो वही बोलते हैं अपील टू इग्नोरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आईसीटी का है, मैच द कॉलम। पहला क्वेश्चन आपका ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है ना, या रिकॉग्निशन, इसके फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आप लोगों से, ओसीआर का, ओएमआर का। मैच द कॉलम क्वेश्चन का क्वेश्चन है ये, लगाइए। ओसीआर, ओएमआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओएमआर, आरएफडीआई, एमआईसीआर, इनके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आपका, फिर क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो बताइए ओसीआर किस लिए यूज किया जाता है? देखिए जो हार्ड कॉपी होती है ना, प्रिंटेड या हैंड रिटन टेक्स्ट, उनको ये पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा,
ए का थर्ड ओसीआर होता है रीडिंग द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ड कॉपी, और फिर उसको कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो जैसे प्रिंटेड टेक्स्ट हो गए, हैंड रिटन टेक्स्ट हो गए, उनको पढ़ता है ये। ओएमआर तो सबको पता होना चाहिए, जो पेन पेंसिल हम लोग बबल्स लगाते हैं, सिस्टम दैट रीड्स पेंसिल और पेन मार्क। हम लोग ओएमआर शीट भरते हैं ना पेन से या पेंसिल से, उसको ये रिकॉग्नाइज करने में होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या है इसके अंदर, देखिए इसमें क्या होता है, यूज ऑफ माइन्यूट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि आपके माइक्रोचिप और एंटीना यूज करता है पढ़ने के लिए ये, ठीक है। तो फोर्थ हो गया। एमआईसीआर क्या हो गया, जैसे आपने चेक वगैरह में देखा है कैरेक्टर्स लिखे होते हैं स्पेशल इंक से, चेक देखिएगा कभी भी, तो जो चेक है उसमें नीचे बैंक का जो चेक होता है उसके नीचे आप देखिएगा एक स्पेशल इंक से कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, उस कैरेक्टर्स को वो रीड करता है। स्पेशल इंक को पढ़ने के लिए एमआईसीआर यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। सिस्टम, देखिए ओसीआर का क्या है, रीडिंग द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ड कॉपी, तो इसका कीवर्ड याद रखिए, हार्ड कॉपी, प्रिंटेड टेक्स्ट, ठीक है, ये सारी चीजें। ओएमआर क्या है, पेन पेंसिल मार्क्स पढ़ना। आरएफआईडी आपके जो डिवाइसेस होते हैं माइक्रोचिप एंटेना, उसके हेल्प से वो रीड करता है। एमआईसीआर सिस्टम दैट रीड कैरेक्टर प्रिंटेड इन ए स्पेशल इंक, इसका कीवर्ड है स्पेशल इंक से जो चीज लिखी होती है कैरेक्टर्स, उसको पढ़ने का काम एमआईसीआर का होता है। सो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का आपका सेकंड। अगेन इंडियन लॉजिक का काफी अच्छा क्वेश्चन है। न्याय सिलोजिज्म के क्वेश्चन है। न्याय सिलोजिज्म हैज 3 प्रोपोजिशन, एरिस्टोटल स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है कि एरिस्टोटल सिलोजिम्स हैज अ 5 प्रोपोजिशंस, बताइए। देखिए यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। अब क्यों गलत है, न्याय सिलोजिज्म में 3 प्रीपोजिशंस नहीं होते हैं, 5 होते हैं, 5। फुन पढ़ा है आप लोगों ने, ये तो निमोनिक सब जगह चल रहा है, PHU फुन, जिसके अंदर आपका प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपन्यान और निगमान, कंक्लूजन, ये आपने पढ़ा होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपन्यान और निगमगा, ये जो है आपका 5 प्रिपोजिशंस न्याय के होते हैं। एरिस्टोटल में बेटा 3 प्रिपोजिशंस होते हैं सिर्फ, 2 प्रीमाइसेस आपके और एक कंक्लूजन, बस, ठीक है। ये याद रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, क्योंकि न्याय सिलोजिज्म में 5 प्रिपोजिशंस होते हैं और एरिस्टोटल में 3 होते हैं, एक 2 प्रीमाइसेस एक कंक्लूजन। चलिए, द फायर हिल हैज अ फायर हैज अ स्मोक, पढ़ा होगा ये तो आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, यहाँ से तो पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, आपका मैथ्स का कॉलम में आया था, ये सारे आपसे पूछ लिए गए थे, तो आपको ये याद करने बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड, आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज लिख लीजिए, 5 स्टार टॉपिक है। इसमें बोला है, इन विच स्ट्रेटेजी ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड इनटू एन इनर एंड आउटर सर्किल। In the inner circle, student have a discussion and student in the outer circle listen to this discussion. बताइए, स्नोबॉल, फिश बॉल, जिक्सॉ या थिंक पेयर शेयर। देखिए इसका आंसर जो होने वाला है वो आपका होगा फिश बॉल। फिश बॉल के अंदर क्या होता है, एक मैंने सर्किल बनाया, ये है इनर सर्किल, और एक ये मैंने बनाया आउटर सर्किल, 2 सर्किल मैंने बनाए। यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपस में डिस्कस करेंगे अंदर अंदर बैठ के, ये क्या करेंगे, डिस्कशन चल रहा है इनका। और जो बेचारे बाहर बैठे हैं 5 6 7 8, ठीक है, 4 बच्चे जो बाहर बैठे हैं वो इनकी डिस्कशन को बैठ के सुनेंगे, बस, और कोई काम नहीं है इसमें। फिश बोल के अंदर 2 सर्किल बनाए जाते हैं, एक इनर सर्किल में कुछ बच्चे होते हैं वो डिस्कशन करते हैं, और जो बाहर वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, चुपचाप बैठ के उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको सुनते हैं, इसे बोलते हैं फिश बोल। जिक्सॉ क्या होता है, देखो जिक्सॉ में ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जिसमें फिर एक्सपोर्ट ग्रुप बनाए जाते हैं, कहीं भी एक्सपोर्ट का वर्ड आ जाए ना तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं जिक्सॉ। एक्सपर्ट ग्रुप्स आपस में डिस्कस करते हैं और फिर वो जाके होम ग्रुप को बताते हैं। थिंक पेयर शेयर में क्या होता है, एक इंडिविजुअल, एक है जैसे मैं हूं, मैं सोच रही हूँ एक टॉपिक के बारे में, अब मैंने सोच लिया, अब मैं जाके राहुल के पास जाऊंगी और राहुल से मैं डिस्कशन करूंगी, पेयर बना लिया मैंने और राहुल ने, फिर हम दोनों ने डिस्कशन किया उस टॉपिक पे, फिर हमने पूरी क्लास को बता दिया, इसे बोलते हैं थिंक पेयर और शेयर। चलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही था, फिश बोल, जिसमें 2 सर्कल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है एब्रीविएशन, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। Which of the following abbreviations used in the footnotes and endnotes means in the same place? In the same place.
बताइए, IBID, ETL, LOCIT, OPCIT, बताइए। इन द सेम प्लेस। इन द सेम प्लेस का क्या मतलब है? जैसे मैंने कोई एक लाइन लिखी यहाँ पे, ABCDEF, अब मुझे सेम लाइन सेकंड पेज पे लिखनी है बेटा। सेम लाइन मुझे सेकंड पेज पे लिखनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं लिख दूंगी IBID, IBID, ठीक है, IBID, इसीलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, IBID, यानी इन द सेम प्लेस। मैंने एक सेंटेंस लिखा फर्स्ट में ABCD, और मुझे दोबारा भी वही चीज लिखनी है, तो मैं दोबारा ABCD लिखने की जगह क्या लिख दूंगी, IBID, इन द सेम प्लेस। चलिए, बाकी ETL याद कर लिएगा, ठीक है, एंड अदर्स, लोकेशन साइटेड टू, वर्क साइटेड, ठीक है, OPCIT, ये सारे आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटीज वर मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन? कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अकॉर्डिंग मॉडल करी गई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, 1857 में आई थी ये। कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, अब ये तीनों ही तो आई थी 1857, ABC यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर किसी को नहीं पता होगा तो टफ होगा फॉर श्योर, लेकिन 1857 के अंदर कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी आई थी, जिनको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्लेजरिज्म का लेवल है। यहाँ पे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेजरिज्म, लेवल 3 प्लेजरिज्म रिफर्स टू द सिमिलैरिटीज। बताइए, लेवल 0, 1, 2, 3 यहाँ पर होते हैं, 0 से स्टार्ट किया जाता है। तो जो लेवल 3 होता है सबसे लास्ट, वहां पे होता है अगर आपने 60% या 60% से ज्यादा अगर आपने गलती कर दी, अब 60% से ज्यादा अगर आपने किसी का कॉपी कर लिया है, तो आप निकल जाइए बाहर, ठीक है, यानी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो अब 60% जो होता है बेटा, वो लेवल 3 प्लेजरिज्म में आता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टिल मैं चार्ट लेकर आई हूँ, आप लोग ढंग से पूरे लेवल यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहला यहाँ पे बोला गया है प्लेजरिज्म लेवल 0, जिसमें होता है अप टू 10%। देखिए, अगर आप 10% तक किसी की कॉपी करते हैं, आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी होती है, जिसको बोलते हैं लेवल 0। लेवल 1 में क्या होता है, प्लेजरिज्म 10 से 40% अगर आप कॉपी करते हो, तो डेटा 10 से 40% अगर आप कॉपी करते हो लेवल 1, तो आपको दोबारा से 6 महीने बाद अपना फिर से थीसिस स्क्रिप्ट जो भी है वो आपको रिवाइज करके दोबारा से सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर होता है आपका लेवल 2, 40 से 60% आपने कॉपी कर लिया किसी का, तो क्या करेंगे, 1 साल के बाद फिर आपको टाइम दिया जाएगा, 1 साल तक के लिए आप जो है जाइए, टाटा बाय बाय, 1 साल बाद आइएगा, फिर से सबमिट करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या बोला जाता है, जो आपके सुपरवाइजर होते हैं उनके लिए यहाँ पे बोला जाता है, उनका 1 साल का एनुअल इंक्रीमेंट काट देते हैं बेटा वहां पे 1 साल के लिए, ठीक है, 1 एनुअल इंक्रीमेंट वहां डिनाई कर दिया जाता है उनको। साथ ही साथ उनको अलाउड नहीं करते हैं 2 साल के लिए आप जो है वो किसी को भी गाइड नहीं करेंगे, जैसे PhD स्कॉलर किसी को भी आप गाइड नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट को तो 1 साल के बाद बोला जाता है, 1 साल बाद आना लेकर अपना, ठीक है। लेकिन जो आपके सुपरवाइजर होते हैं उनको क्या बोलेंगे कि आपका 1 साल का एनुअल इंक्रीमेंट कटेगा। दूसरी चीज, आप 2 साल तक आप किसी को सुपरवाइज नहीं करेंगे। लेवल 3, 60% है ज्यादा, अब तो हद ही कर दी, मतलब अब तो पूरा ही कॉपी कट कर लिया पूरा, ठीक है। तो अब तो एकदम ही हद हो गई है। अगर एकदम बिल्कुल कर दिया है बेटे 60% से ऊपर, तो आप टाटा बाय बाय, परमानेंट के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और जो हमारे सुपरवाइजर है वो भी थोड़ी ना बचेंगे, उनका 2 साल का एनुअल इंक्रीमेंट काटा जाएगा, और साथ ही साथ उनको क्या है, 3 साल के लिए वो किसी को सुपरवाइज नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका प्री इंडिपेंडेंस कॉलेज, और कौन से प्लेसेस पे थे उसको मैच करना है आपको। रीड कॉलेज, फॉरमैन कॉलेज, म्यूर सेंट्रल कॉलेज और एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। तो आपको पता है एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज को बाद में जो है वो आपको AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया था, याद होना चाहिए आपको। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज तो था, उसको बाद में AMU का नाम दे दिया गया था, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ऑब्वियसली सी बात है, एंग्लो है तो फिर अलीगढ़ आएगा, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है। रीड कॉलेज जो है आपका वो लखनऊ के अंदर था। फॉरमैन कॉलेज आपका लाहौर के अंदर है, और म्यूर सेंट्रल कॉलेज आपका इलाहाबाद के अंदर है। तो आपका ऑप्शन नंबर A का थर्ड हो जाएगा, B का फोर्थ हो जाएगा, C का फर्स्ट हो जाएगा, और D का आपका सेकंड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इसमें कुछ समझाने का नहीं था, इसमें सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन था। ये तो आपको बस रात होगा तो आप कर लोगे, नहीं तो कॉलेज का नहीं पता होगा, इसमें आप क्या समझेंगे। Which one of the following universities are the largest in the initial year of Lord Curzon's rise design? कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट थी जब लॉर्ड कर्जन जी आए थे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन जब आए थे, जब उनका हुकूमत चल रही थी, तो उस टाइम पे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी? बताइए, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे या फिर पंजाब। तो देखिए, जो आपकी यूनिवर्सिटी सबसे लार्जेस्ट थी
जब आपके लॉर्ड कर्जन वाइस रॉय थे, ठीक है, तो वो थी आपकी कैलकटा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, कैलकटा यूनिवर्सिटी सबसे लार्जेस्ट थी। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन का क्वेश्चन। इन कॉन्वर्सेशन रेलिवेंसी मैक्सिम मीन्स मेकिंग व्हाट? ये रेलिवेंसी मैक्सिम क्या होता है बताइए? ऑप्शन है मेटामॉर्फिक, एल्यूजन्स, पर्टिनेंट कमेंट्स एंड रूडिमेंट्री कमेंट्स। रेलिवेंसी मैक्सिम का क्या मतलब है? अच्छा, रेलिवेंट क्या होता है? रेलिवेंट का मतलब सही चीज। देखो, रेलिवेंसी मैक्सिम का मतलब ये होता है, अगर मैं किसी से कोई बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को कुछ मैं आगरा के ताजमहल के बारे में कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, तो मुझे इतना है कि जो मैं इंफॉर्मेशन किसी को दे रही हूँ, तो मैं सही दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, रेलिवेंट है कि नहीं मेरी इन्फॉर्मेशन। भाई अगर मैं किसी को लेक्चर दे रही हूँ आगरा के ताजमहल के ऊपर, तो मुझे आगरा के ताजमहल की सारी सही इन्फॉर्मेशन बतानी जरूरी है दूसरे वाले को। ये नहीं है कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा बता रही हूँ, उसे बोलते हैं रेलिवेंसी मैक्सिम। तो ये क्या होगा इसमें? मेटामॉर्फिक रिमार्क्स। देखिए, मेटामॉर्फिक तो क्या होता है, इसके अंदर तो ऐसी ऐसी चीजें होती है जिसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होता है, ये तो नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा पर्टिनेंट कमेंट्स। अब ये पर्टिनेंट का क्या मतलब होता है? पर्टिनेंट का मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप जब दे रहे हो तो उसको वो वेटेज दे, उसे बोलते हैं पर्टिनेंट कमेंट, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब आप किसी चीज के बारे में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई टॉपिक आपने शुरू करा है, तो उस टॉपिक में आपके पर्टिनेंट कमेंट्स होने चाहिए, यानी ऐसे ऐसे आप बात बताइए जो सही है, रेलिवेंट है। दूसरा, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी जो बातों को वेटेज दे। ठीक है ना? अगर मैं आगरा के बारे में बता रही हूँ, तो फॉर श्योर मुझे पता होना चाहिए कि किसने बनाया है, कैसे कैसे बना है, इसकी स्टोरी क्या है। तो मुझे सही सही पर्टिनेंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मेरे लिए यहाँ पे देना बहुत जरूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पीओपी के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीओपीज जो आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत लंबे टाइम तक एनवायरमेंट में रहते हैं, दे आर वेरी स्टेबल इन नेचर, बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, बहुत लंबा लंबा ट्रेवल करते हैं वो लोग, ठीक है। दूसरा, ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर के अंदर क्या होते हैं? इंसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये परफ्यूम्स वगैरह इन चीजों में ये यूज किया जाता है पीओपीज। चलिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर इसका है, दे आर एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड एंड अकर फ्रॉम ट्रॉपिक टू आर्कटिक। बिल्कुल, मैंने बोला ना कि बहुत लंबे लंबे तक ट्रैवल करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये तो फैले हुए हैं हर जगह पे। दूसरा बोला है, दे ऑफन एक्यूमुलेट इन फूड वेब्स एंड रीच देयर टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन। ये भी करेक्ट है। कैसे? बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा है? बायोमैग्निफिकेशन वो प्रोसेस है, जैसे जैसे फूड चेन में आप ऊपर चल जाओगे, वैसे वैसे केमिकल इंक्रीज होता जाएगा, केमिकल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, खतरा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप फूड चेन के शुरू से कर रहे हो, शुरू से एंड तक पहुंच रहे, बड़ी बड़ी मछलियों तक आप पहुंच गए, छोटे इंसेक्ट से लेकर, तो जब आप बड़ी मछलियों तक पहुंचोगे, वहां पे जो केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा, बहुत ज्यादा हो जाने लगता है, बहुत टॉक्सिक होने लगता है। इसीलिए ये लोग फूड वेब में ही होते हैं, क्योंकि ये लोग पानी में नहीं होते हैं, ये फैटी उसमें होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फूड वेब्स के अंदर ही एक्यूमुलेट होते हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे ना पीओपी, तो जो हायर लेवल होते हैं ना, जहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी मछलियां आती हैं बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस में सबसे हाईएस्ट लेवल पे, उन वो बेचारे इतने ज्यादा उनके पास जो है ना पीओपी का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं डेंजरस लेवल पे हो जाता है। इसलिए जितना ऊपर पहुंचता जाएगा उतना टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन पीओपी का होता जाएगा। क्या वीओसीज इसके एग्जाम्पल है? नहीं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पीओपी के एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं। दे आर वाइडली यूज एज फ्लेम रिटार्डेंट डिओड्रेंट, बिल्कुल ये यहाँ पे यूज होते हैं। सम केमिकल यूज इन मेकिंग नॉन स्टिक वाटर प्रूफ एंड स्टेन रेजिडेंट प्रोडक्ट्स, बिल्कुल ये आपके नॉन स्टिक वाटर प्रूफ और स्टेन रेजिडेंट प्रोडक्ट में भी इसका यूज किया जाता है, फ्लेम रिटार्डेंट्स में भी यूज किया जाता है, और डिओड्रेंट में भी यूज किया जाता है। सो ए बी डी ई यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। वीओसीज अलग होते हैं। पीओपी के अंदर स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था, ये भी याद रखिएगा। पीओपी के अंदर जहाँ पे 7 केमिकल्स के नाम बताए गए थे, वो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका स्वयं प्रभा चैनल कौटिल्य 7, रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, बताइए कौन से सब्जेक्ट है जो कौटिल्य रिलेटेड है? नंबर 7 बताइए। इकोनॉमिक्स, लाइब्रेरी साइंस, कॉमर्स, फाइनेंस, मैथ्स, बताइए। तो कौटिल्य आपको पता है ना, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और फाइनेंस, ए सी डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ए सी डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है यहाँ पर। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और फाइनेंस जो है वो स्वयं प्रभा का चैनल नंबर 7 कौटिल्य इज रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, फिर से प्लेजरिज्म का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे मैंने ऐड किया है इस क्वेश्चन को। Which of the following section of a research report are not considered for similarity check while detecting plagiarism? यहाँ पर ये बोला है कि ऐसे कौन कौन सी चीजें जो आप कॉपी कर सकते हो पर उस पर प्लेजरिज्म नहीं आएगा। कौन कौन सी चीजें जिसपे आप कॉपी कर सकते हो? एब्स्ट्रैक्ट, ऑल जेनरिक टर्म्स, लॉज, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन या फिर बिबिलोग्राफी। बताइए कौन कौन सी चीज है जो आप बेटा कॉपी कर लेते हो तो उससे आपको कोई भी प्लेजरिज्म का खतरा नहीं है। बताइए। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, ऑल जेनरिक टर्म्स एंड लॉज। कोई भी देखिए लॉ सबके लिए बराबर होता है, कॉपी कर लोगे कोई टेंशन नहीं है। जैसे आपके इक्वेशन हो गई है ना, आपके कुछ सिंबल्स हो गए, लॉज हो गए, ये आप कॉपी कर सकते हो। दूसरा बिबिलोग्राफी, आप कॉपी कर सकते हो। बाकी आप कुछ कॉपी नहीं कर सकते, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन आपकी होगी, कंक्लूजन आपका होगा, इसलिए बी और ई यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी चीजें हैं जो आप कॉपी कर सकते हो, कोई उससे आपको खतरा नहीं है, वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो बी और ई यहाँ पे सही हो जाएगा आपका बेटा, जेनरिक क्लॉज और आपका बिबिलोग्राफी। तो ये देखिए सारे कोटेड वर्क जितने भी, अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपने कोट दे दिया है परमिशन के साथ, तो वो प्लेजरिज्म में नहीं आएगा। रिफरेंसेस, बिबिलोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट भी कॉपी कर सकते हो आप, प्रीफेस भी कॉपी कर सकते हो, एक्नॉलेजमेंट भी कॉपी कर सकते हो, ऑल जेनरिक टर्म्स, लॉज, स्टैंडर्ड सिंबल्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये सारी चीजें आप कॉपी कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको याद स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद कर लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि ये चीजें आप कॉपी करते हो तो प्लेजरिज्म नहीं आएगा। Next, which of the following is an online storehouse of the all the academic award like certificate, diplomas, degrees and mark sheet? स्वयं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी या फिर नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। देखिए जब मैं अपनी मास्टर्स कर रही थी, व्हेन आई वाज इन माय मास्टर्स, तो हमें भी एक फॉर्म जो है वो फिल कराया गया था, और उस फॉर्म को फिल करा था हमने, और उसमें हमारे सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह स्टोर है कि अगर आपको कल को अगर मेरी मार्कशीट खो जाती है, सर्टिफिकेट, तो मैं इजिली ले सकती हूँ। इसीलिए ये चीज खोली गई थी। इसको बोलते हैं एनएडी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ऑप्शन नंबर 4 ये होता है आपका नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। इसके अंदर आपसे फॉर्म फिल कराया जाता है, इसके अंदर आपकी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट सब ऑनलाइन स्टोर करके रखी जाती है। कल को अगर आपका कोई चीज खो जाएगी तो आप इजिली यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये फॉर्म मैंने भी फिल करके अपने कॉलेज में सबमिट कराया था, मुझे अभी भी याद है, एनईडी वाला फॉर्म था ये। ठीक है, तो याद रखिएगा। नॉइज पॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन है आपका। नॉइज पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इफ द नॉइज इज इन एक्सेस ऑफ। कब? जब डेसिबल में पहली बात तो नॉइज को मेजर करते हैं, ये याद रखिएगा। तो कितनी ज्यादा लिमिट हो जाती है जब नॉइज पोल्यूशन हो जाता है? तो 80 टू 100 डीबी। अगर 80 से 100 डेसिबल हो जाता है तो समझ लीजिए नॉइज पोल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे ये चार्ट देखिए, इसके अंदर बोला गया है कैटेगरी ऑफ जोन, और आपकी लिमिट दी गई है कि कितना लिमिट यहाँ पर होना चाहिए। सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया में, जो इंडस्ट्रीज वाले एरिया होते हैं, वहां पर अगर सुबह की बात करें तो 75 डेसिबल तक होना चाहिए। रात की बात करें तो 70 डेसिबल होना चाहिए। कमर्शियल एरियाज जो होते हैं वहां पे मॉर्निंग के टाइम 65 होना चाहिए और रात के टाइम 55 होना चाहिए। रेजिडेंशियल एरियाज जहाँ पे लोग रहते हैं, 55 मॉर्निंग में और 45 नाइट के टाइम। साइलेंस जोन जैसे आपके हॉस्पिटल, स्कूल्स, वहां पर आपके सुबह के टाइम 50 और रात के टाइम 40 डेसिबल्स होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक लिमिट जो है वो सरकार ने यहाँ पर बताई हुई है कि सुबह के टाइम आपके इतने इतने एरिया में, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हॉस्पिटल स्कूल्स में कितना अलाउड है, तो हॉस्पिटल स्कूल्स जो है वो आपके साइलेंस जोन में आते हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। नेक्स्ट आपका रिसर्च का क्वेश्चन आज एक भी नहीं आया, इसीलिए रिसर्च के लास्ट में क्वेश्चन है। Which of the following types of research depend least on the empirical facts? Ethnography, phenomenological research, experimental research। कौन सा ऐसा रिसर्च है जो empirical facts पे बिलीव नहीं करता? पहली बात तो मैम empirical fact होते क्या है? देखिए empirical facts क्या होते हैं? जो आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, डायरेक्ट आप क्या करा, देखा, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया,
ठीक है। तो देखो एथनोग्राफिक भी होगा, फिनोमिनोलॉजिकल भी होगा, एक्सपेरिमेंटल है तो एक्सपेरिमेंट तो होगा ही होगा। फिलोसफिकल रिसर्च जो होती है ना बेटा, वो क्या होती है, बहुत ही कम इंपेरिकल फैक्ट्स पे जो है वो रिलाई करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं होता, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग होती है, बहुत दिमाग से सोचते हैं, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस होता है। ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट ऑब्जर्व किया और रिजल्ट बना दिया, नहीं। फिलोसफिकल रिसर्च के अंदर बहुत ही डीपली कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस होता है, लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए यहाँ पर जो है एम्पिरिकल फैक्ट सबसे कम यूज किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लर्निंग का है, यहाँ पे टीचिंग का। डैश इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी एंड अ टाइप ऑफ अ ब्लेंडेड लर्निंग। तो ब्लेंडेड लर्निंग का एक टाइप है ये, विच रिक्वायर्स पीपल्स कंप्लीट रीडिंग एट होम एंड वर्क ऑन द लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास टाइम। बताइए, वर्चुअल, गूगल, फ्लिप्ड या फिर हाइब्रिड। देखिए, फ्लिप्ड क्लासरूम इसका आंसर हो जाएगा। फ्लिप्ड क्लासरूम जो है एक टाइप है ब्लेंडेड लर्निंग का। इसमें क्या होता है, आप जो है मटेरियल को घर जाके पढ़ते हैं, आउटसाइड ऑफ द क्लास, कहीं भी पढ़िए, क्लास से बाहर जाकर आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं, आप मटेरियल पढ़ते हैं, फिर क्लास में जब आप क्लास में आते हो तब जाकर आप जो है वो डिस्कस करते हो, इसे बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। दोनों जगह काम होता है, क्लास से बाहर आप जाकर मटेरियल को पढ़ते हो, फिर क्लास में आकर उस चीज को आप डिस्कस करते हो, दैट इज कॉल्ड द फ्लिप्ड क्लासरूम, एंड फ्लिप्ड क्लासरूम इज अ टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ द हायर एजुकेशन इन इंडिया? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एक्सीलेंस, रेलिवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। बताइए। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसके सारे ही सही हैं। एक्सेस होना चाहिए, हर जगह एजुकेशन पहुंचना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, रेलिवेंट चीजें होनी चाहिए, कंपलसरी फ्री एजुकेशन होना चाहिए। तो इसके सारे आंसर आपके लिए सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट इज नोन एज प्रोक्सिमिक्स, वोकलिक्स, हैप्टिक्स एंड काइनेसिक्स। बताइए, प्रोक्सिमिक्स क्या होता है? ये तो मैम स्पेस से रिलेटेड होता है, अगर मेरे पास कोई बैठा है तो कितनी दूर पे बैठा है, या मैं किसी से बात कर रही हूँ तो कितने डिस्टेंस पे मैं किससे बात कर रही हूँ। वोकलिक्स, वोकल, आपकी आवाज, आपकी आवाज का टोन, पिच, ये तो वोकलिक्स में आता है। ठीक है, हैप्टिक्स, हैप्टिक्स का तो मतलब टच करना। फिर बचा क्या यहाँ पे, काइनिक्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर काइनसिक्स आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। इसका मतलब आपके हाव भाव, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे आपको गुस्सा आता है तो आप आंख दिखाते हो, दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट्स, ये आपको बताता है काइनेसिक्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दी चारों, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ। पर्सनल अपीयरेंस क्या होता है? जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। वोकलिक्स क्या होता है? आपका टोन, वॉल्यूम, रेट आपकी आवाज का। काइनेसिक्स क्या होता है? आपका बॉडी जेस्चर, आई कांटेक्ट। प्रोक्सिमिक्स क्या होता है? स्पेस, कितने स्पेस पे से, पर्सनल, सोशल। ठीक है, हैप्टिक्स का मतलब टच, जैसे किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है किसी का, गले लगे हुए हैं, टचिंग। ठीक है, क्रोनोमिक्स क्या होता है? ठीक है, फिर उसके बाद आपका आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स का क्या मतलब होता है यहाँ पे? क्रोनोमिक्स तो बताया नहीं मैंने, टाइम। ठीक है, क्रोनेमिक्स का मतलब यहाँ पे टाइम से रिलेटेड है, मॉर्निंग, इवनिंग टाइम, कौन सा टाइम है। आर्टिफैक्ट्स का क्या होता है? जैसे आप जो बाहर से दिख रहे हैं, आपका ड्रेसअप, आपकी क्लोथिंग, आपकी ज्वेलरी, ठीक है, इस तरीके से आर्टिफैक्ट्स बोला जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बाहर नहीं है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, पर्सनल अपीयरेंस आपका फर्स्ट इंप्रेशन, वोकलिक्स आपकी आवाज के बारे में, काइनेक्स आपके बॉडी पर्सनालिटी के बारे में, प्रोक्सिमिक्स स्पेस के बारे में, हैप्टिक्स टच के बारे में, क्रोनोमिक्स टाइम के बारे में, आर्टिफिक्स आपका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, क्लोथिंग क्या है, ज्वेलरी, ये सारी चीजें, आपका बाहर का जो दिखावा होता है वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ नरेटिव लिटरेचर रिव्यू बेस्ट रिफर्स टू? Gathering, critiquing, summarizing, paraphrase style of reviewing, initial impression of the topic, earliest
लिटरेचर इज नॉट रिलेटेड विद द फुल डिटेल्स। देखिए नैरेटिव रिसर्च क्या होता है आपका, जो आपके पास जिस किसी भी तरीके का, अगर आपके पास कोई भी लिटरेचर है, आपका एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, समराइज करना है, ठीक है, क्रिटिकली इवेल्युएशन समझ लीजिए एक तरीके का, ठीक है, पूरा ओवरऑल व्यू देना होता है उसमें। तो अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, गैदरिंग, क्रिटिकिंग एंड समराइजिंग द जर्नल आर्टिकल्स एंड द टेक्स्ट बुक्स ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक टू आइडेंटिफाई द गैप्स इन द लिटरेचर। जो आपके पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर है आपके पास, उसको ढंग से रिव्यू करिए, इवेलुएट करिए, समराइज करिए, पर्टिकुलर जो भी टॉपिक है, वही होता है आपका नैरेटिव लिटरेचर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, बताइए, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन। अभी बोला हिस्टोरिकल तो आपके प्राइमरी सेकेंडरी डेटा के बेस पे होते हैं, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब आगरा ताजमहल जो है वो आपके जो है मुमताज जी के लिए बनाया गया था, जो भी है, तो आप उस चीज को बदल नहीं सकते जाकर, ठीक है। फिलोसफिकल रिसर्च, ये तो बहुत लॉजिकल रीजनिंग अभी बताया, इस पे तो जो है बहुत डिटेल में चाहिए होता है, इसके अंदर तो नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, वाई, हाउ, वाई, इसके सबके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये भी नहीं है। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जो होगा बेटा आपका होगा फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन, कीवर्ड पहचानिए, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन यानी क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंटेशन। अभी फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है, जब भी आप मैनुपुलेट कर सकते हैं, यानी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आप उसको मैनुपुलेट करके ये देख सकते हैं कि इसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ेगा। जिस चीज को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं वही कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है, इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटेशन और क्वांटिटेटिव रिसर्च। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका एकदम सही हो जाएगा। इसका कीवर्ड पहचानिए, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, आप मैनिपुलेट कर सकते हो वेरिएबल्स को अपने हिसाब से, उसे बोलते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन। चलिए अगर आपको जेन्युइनली मेरा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू आप मुझे जरूर ये पता जरूर लगने दीजिए कि वाकई ही जो है वो जेन्युइनली आपको जो है कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग पसंद आ रही है। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कॉमर्स की एज यूजुअल क्लासेस चल रही हैं और उसकी भी मैराथन में आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आने वाली हूँ। तब तक टिल देन गुड बाय, टेक केयर।